नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की शुरू कराई थी इस उम्मीद में कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, कांग्रेस की स्थिति में बदलाव आएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो ज़मीन पर है वो उठकर खड़ा होगा और एक नई संजीवनी आएगी पार्टी में। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा का कोई ज़रा भी असर जो है कांग्रेस पर ज़मीनी स्तर पर नहीं पड़ा है। राहुल गांधी की इमेज का जो भी हुआ हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस पर अलग अलग राय है, बहस हो सकती है। उनकी जो पप्पू की छवि थी वो छवि जो है बदल गई, या उनको गंभीर पॉलिटिशियन के रूप में लिया जाने लगा, या उनको जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की जो छवि थी वो बदल गई। ये सब बहस के विवाद के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन क्या ज़मीन पर स्थिति बदली है? जो जिस तरह की लड़ाई अलग अलग पीसीसी में चल रही है, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़ में, उससे ऐसा दिखता नहीं। कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। और इनमें से, और तेलंगाना भी जोड़ लें इसमें, इन सब राज्यों में आने वाले समय में यानी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, केरल को छोड़कर। अब इन राज्यों में देखिए तो कांग्रेस की स्थिति जो है सुधरने की बजाय या तो उसी स्थिति में है या ख़राब हो रही है। अभी हाल ही में जिस तरह से पंजाब से, हालांकि पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं है, अब लोकसभा चुनाव में ही टेस्ट होगा सभी पार्टियों की क्या ताकत है, कितनी बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है। लेकिन मनप्रीत बादल का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना, ये सामान्य घटना लग सकती है बहुत से लोगों को कि एक और कांग्रेसी ने छोड़ दिया, क्या हो गया। पंजाब में वैसे भी कांग्रेस की हालत ख़राब थी। मनप्रीत बादल का भाजपा में आना मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि दो राज्यों, जम्मू कश्मीर में एक समय हसीब द्राबू जो वित्त मंत्री थे, और केरल में जो इजाक जो वित्त मंत्री थे, पता नहीं अब हैं कि नहीं, मुझे याद नहीं है ठीक से। लेकिन इन दो को छोड़कर पूरे देश में जितने राज्य हैं उनमें मनप्रीत बादल के मुकाबले का कोई वित्त मंत्री नहीं है। बीजेपी के हाथ में ये बड़ा ट्रम्प का पत्ता लगा है। और हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह से असम में है उस स्तर के तो नहीं, लेकिन जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में हैं, उससे बहुत कम फ़ायदा बीजेपी को नहीं होगा मनप्रीत बादल को लाने से पार्टी में। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़ पंजाब से ही, इस तरह के तमाम नेता, चाहे जितिन प्रसाद की बात करें आप या आरपीएन सिंह की बात करें, ये सब लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के 4 नेता और कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगले 12-14 महीने में इनमें से क्रम से, अब इनमें से कौन बीजेपी में आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनके कांग्रेस छोड़ने की बड़ी प्रबल संभावना है। और एक एक करके उन नेताओं के बारे में बताता हूँ वो क्या है और उनकी स्थिति क्या है। दो राज्यों के नेता ऐसे हैं, 2 राज्यों में जो पार्टी आला कमान हैं, तो चारों परेशान पार्टी आला कमान से, जो पार्टी आला कमान की वादा खिलाफी से परेशान, निराश हैं, हताश हैं। पहला नाम है सचिन पायलट का, राजस्थान से। कुछ समय तक वो चुपचाप रहे, इंतज़ार करते रहे कि पार्टी आला कमान ने जो दूसरी, तीसरी, चौथी बार आश्वासन दिया है उस पर वो खरे उतरेंगे और उनको जो है जो वादा किया गया था यानी मुख्यमंत्री का पद वो मिलेगा। लेकिन अब उनके बयानों से लगता है, उनकी गतिविधियों से लगता है कि उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी है और वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान और सचिन पायलट के खुला युद्ध चल रहा है। जो कुछ भी अशोक गहलोत ने यहाँ तक कह दिया, पहले नालायक कहा, अब कहा कि सचिन पायलट जैसे लोग कोरोना है यानी बीमारी है, इनको दूर रखना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा, ये शब्द मेरे हैं, कोरोना है तो जाहिर है कि दूर रखना चाहिए। और सचिन पायलट के समर्थक ने कहा कि वैक्सीन की बड़ी ज़रूरत है। एक दूसरे पर हमला चल रहा है। सचिन पायलट ने कहा अशोक गहलोत के लिए कि अगर सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, यानी अगर इस तरह की भाषा में बात करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। आला कमान के खिलाफ अशोक गहलोत ने बगावत की, विधायक दल की बैठक में नहीं गए,
उनके विधायक नहीं गए, बल्कि वो जाकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफ़ा सौंप दिया। जो ऑब्जर्वर यहाँ से गए थे उनमें से एक आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके अलावा दूसरे जो थे अजय माकन, उन्होंने राजस्थान के प्रभारी पद से इस्तीफ़ा दे दिया निराश होकर। अशोक गहलोत ने दलील ये दी कि उन्होंने बगावत नहीं की थी, उनके कुछ विधायकों ने, जिसमें 1-2 मंत्री भी शामिल थे, उन्होंने ये काम किया। आज तक पार्टी उनके खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। गांधी परिवार के सदस्य उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। ये है राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान में कांग्रेस का कबाड़ा होना तय है, और सचिन पायलट जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे एक बात बड़ी साफ नज़र आ रही है कि उनका धैर्य अब ख़त्म हो रहा है। तो उनके सामने अगर अशोक गहलोत बने रहते हैं मुख्यमंत्री, तो पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या वो बीजेपी में आएंगे? पता नहीं। क्या वो रीजनल पार्टी बनाएंगे? इसकी संभावना ज़्यादा है। अब उन पर निर्भर करता है कि वो अपनी ताकत को किस रूप में आंकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो एक रीजनल पार्टी बनाकर जो है अपनी राजनीतिक हैसियत बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उस ओर जाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, किसी भी तरह से अशोक गहलोत से बदला लेना है और उनको ख़त्म करना है, तो उनके पास बीजेपी पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत जल्दी ही आपको अगले 2-4 महीने में राजस्थान में ये जो पूरा घटनाक्रम इस समय चल रहा है, ये नाटक जो चल रहा है, उसका पटाक्षेप होने वाला है, कोई ना कोई फैसला होने वाला है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। अब आप देखिए, दोनों राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है। तब ये हालत है, कांग्रेस सत्ता में है छत्तीसगढ़ में, और बहुत बड़े बहुमत से, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से जीत कर आई है। वहाँ झगड़ा भूपेश बघेल और उनके जो वरिष्ठतम सहयोगी हैं टीएस सिंहदेव से वादा किया था राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, तीनों ने, कि 2.5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। 2.5 साल का फॉर्मूला बना था और ये तय हुआ था। उस समय भूपेश बघेल ने कहा था कि पहला 2.5 साल मैं रहूँगा, और पहला 2.5 साल उनको दे दिया गया। अब उस फॉर्मूले का क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं है। टीएस सिंहदेव अपनी इस नाराज़गी, अपनी इस हताशा को छिपाते नहीं हैं। उन्होंने हालांकि कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अलग पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जो स्थिति उनकी बन गई है इस समय, उनके पास अगर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है, अगर अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। भूपेश बघेल इस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े फंडर्स में से एक है। बड़े क्या, बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़े फंडर हैं। कहीं भी चुनाव होता है, उनको प्रभारी जो बनाया जाता है, उसके पीछे एक ये भी कारण है। इसलिए टीएस सिंहदेव को ये पता है कि पार्टी आला कमान विधानसभा चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपने वाला है, और अगर कांग्रेस पार्टी फिर से जीतती है तो भूपेश बघेल को हटाना कांग्रेस आला कमान के बस के बाहर की बात हो जाएगी। जब वो कमज़ोर थे, उनकी हैसियत कम थी 2018 में, तब उनको नहीं रोक सके, तो 2023 में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो टीएस सिंहदेव के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं, बल्कि मेरा मानना है कि कोई विकल्प है नहीं, सिवाय इसके कि कांग्रेस में चुपचाप पड़े रहें या कांग्रेस छोड़कर नए आशियाने की तलाश करें। तीसरे नेता हैं केरल के शशि थरूर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। एक समय गांधी परिवार के बड़े करीबी माने जाते थे, और ये समझा जाता था, मतलब चर्चा थी और ये संभावना भी थी कि हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव हार गए लोकसभा का 2019 में और फिर राज्यसभा में चले गए, तो ये माना जा रहा था कि उनको कांग्रेस पार्टी का लीडर बना दिया जाएगा लोकसभा में। वहाँ से चले, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। मतलब ये माना गया कि उन्होंने गांधी परिवार को सीधे चुनौती दी। उसका नतीजा ये है कि केरल कांग्रेस के नेता जो है उनके पीछे लग गए, और जिस तरह से शशि थरूर पिछले 1.5-2 महीने से लगातार केरल का दौरा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसा कोई नेता होता नहीं जिसकी महत्वाकांक्षा ना हो। तो महत्वाकांक्षा है या नहीं, लेकिन शशि थरूर के लिए ऑप्शंस सीमित होते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर ही जो नायर नेता हैं, वो नायर समुदाय से आते हैं, नायर नेता हैं, वो उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं।
उन पर लगातार दबाव है कि वो अपने दौरे बंद करें, इस तरह की गतिविधियां बंद करें, और शशि थरूर उसके उलट उसे बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह से 40 सदस्यों की जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी उनका नाम नहीं आया, उससे भी उनको निराशा हुई है। तो उनकी बातें सुनिए, उनके भाषण सुनिए, उससे समझ में आता है कि वो अपने लिए नया रास्ता तलाश रहे हैं। तो इस नए रास्ते की तलाश का फैसला करने का समय लोकसभा चुनाव से पहले का है। तो वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नज़र आती है, बशर्ते उनके साथ आला कमान का व्यवहार बदल न जाए, उनको कहीं एकोमोडेट कर लिया जाएगा तो अलग बात है। चौथे नेता हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, और इस समय कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में अगर कोई जनाधार वाला नेता बचा है तो उसमें पहला नाम अशोक चव्हाण का है। लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से वो परेशान है। बीच में तो बहुत तेज़ अफवाह चली थी कि आज ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी, कल ज्वाइन कर लेंगे। ये उस समय हो रहा था जब ये एक नाथ शिंदे का गुट बगावत करके जो है वो गुवाहाटी में बैठा हुआ था। उस दौरान जब सरकार बन गई तो ये अफवाह और तेज हो गई। जब बीजेपी और एक नाथ शिंदे गुट ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखा, उस दौरान अशोक चव्हाण का ना आना, देर से आना, ये सब भी चर्चा का कारण बना। तो अशोक चव्हाण लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस में रहेंगे, इसकी संभावना इन चारों नेताओं की दृष्टि से बात करें तो शायद सबसे कम है। बल्कि ये कहना ही मुश्किल है कि इन चारों में से कौन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में बना रहेगा। तो इसको देखते हुए ये चार नेता, आप जरा इस समय कल्पना करके देखिए कि इन चार राज्यों से ये चार नेता अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनके सामने विकल्प क्या होंगे। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में जाने वाले नहीं, उद्धव ठाकरे के साथ जाने वाले नहीं। तो दो ही विकल्प, इन सब नेताओं के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाएं या अपना क्षेत्रीय दल बनाएं। अशोक चव्हाण के सामने भी यही दो विकल्प हैं, टीएस सिंहदेव के सामने भी यही दो विकल्प हैं, और सचिन पायलट के सामने भी यही दो विकल्प हैं, और शशि थरूर के सामने भी यही दो विकल्प हैं। शशि थरूर ऐसे व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है, ऐसे जनाधार वाले नेता नहीं है जो अपनी अलग पार्टी बना सके। तो निश्चित रूप से अगर वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो बीजेपी में आएंगे, इसकी संभावना इन चारों की तुलना में शशि थरूर के बीजेपी में आने की संभावना मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आती है। कौन आएगा नहीं आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये चार नेता अगर अगले 14 महीने के भीतर एक एक करके कांग्रेस छोड़ दे तो चकित मत होइएगा, आश्चर्य में मत पड़िएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।